जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण, या फिर इसी को आप पौधों में पोषण के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है आपका प्लांट्स के ऊपर रहने वाला है। अच्छा, हम आपको यहाँ पे बता दें कि क्लास 6 का साइंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसमें आपका 16 चैप्टर था। 16 चैप्टर का क्लासेस जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक जो वो पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में। इसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रिशन के 2 टाइप होंगे प्लांट्स में, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में, रोल ऑफ लीफ इन फोटोसिंथेसिस के बारे में, वेरीगेटेड लीव्स के बारे में, और सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो है वो जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, फिर जो सेकेंड पार्ट इसका आएगा हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग सिम्बियोसिस के बारे में जानेंगे, यानी कि सहजीविता के बारे में जानेंगे। तो मुख्यतः कहा जाए तो यहाँ पे 4 टॉपिक है, और इन्हीं चारों टॉपिक के अंतर्गत आने वाले कुछ सब टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा जाए तो क्लास 7 और क्लास 8 से ज़्यादातर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से आपका सवाल पूछा गया है। पिछले वर्ष के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सभी चैप्टर से जो है वो एक ना एक सवाल आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, यानी कि जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, है ना। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव भोजन को क्या करता है, ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स किस तरह से भोजन को ग्रहण करेगा और कैसे उसका यूटिलाइज करेगा, कैसे उसका उपयोग करेगा, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए प्लांट्स में न्यूट्रिशन, तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होते हैं वे 2 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, यानी कि एक है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी पोषण। अच्छा, आपको ये बात तो पता होगी कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। जितने भी जीव हैं वो लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन प्लांट्स तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है, और किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, स्वपोषी, यानी कि जो खुद से अपना पोषण करता है, जो खुद खाना बनाता है, वह पोषण जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको हम लोग स्वपोषी भोजन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। कुछ जीवाणु, सम बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सभी बैक्टीरिया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत नहीं आएगा, केवल कुछ कुछ जीवाणु आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। बाकी अधिकांश जो जीवाणु हैं वो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा, यानी कि सेकेंड वाला में आएगा।
तो कुछ बैक्टीरिया आपका ऑटोट्रॉफिक में भी देखने को मिलता है, कुछ बैक्टीरिया आपका हेटेरोट्रॉफिक में भी देखने को मिलता है। और इस पॉइंट से बहुत बार सवाल जो पूछा गया है, पूछ लिया जाता है कि क्या बताइए सभी बैक्टीरिया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, तो नहीं, उसमें आपका जो हो जाएगा नहीं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया आपका ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आएंगे, कुछ बैक्टीरिया आपका हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आएंगे। और स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी ले रखा है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, ये सब आपका ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, जैसे कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोज का मतलब होता है नोरिशमेंट, यानी कि कहा जाए तो पोषण, यानी कि वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं करता है उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब हरे पौधे क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, और इनके पास कैसा न्यूट्रिशन है, तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण जो है वो करते हैं। अब ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। इतना तो पता चल गया कि प्लांट्स जो इतने हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना खाना जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो जिस प्रोसेस से ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। और बचपन से आपने इस चीज़ को पढ़ के रखा होगा, पढ़ते आए होंगे। अगला है आपका ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, यानी कि स्वपोषी को हम लोग जीव उत्पादक के नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि वे सभी जीवों के लिए भोजन का सोर्स है। तो हम लोग यहाँ पे प्लांट्स को क्या कहेंगे, एक चीज़ तो ये, प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसके अलावा इसी को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर हम लोग किसको कहेंगे, तो प्रोड्यूसर जो है हम लोग यहाँ पे प्लांट्स को कहते हैं। ठीक है, और रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है वो सभी जीवों के लिए भोजन का सोर्स है। जैसे हम लोग जितने भी जीव हैं, इंसान हो गया, कोई जानवर हो गया, तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं ये लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। तो प्लांट्स जो है प्राइमरी आपका प्रोड्यूसर है, यानी कि वही जो है वो सब पूरे संसार को चला रहा है। अगर प्लांट्स नहीं होगा तो यहाँ पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको भी देखिएगा तो वो भी तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है ना। वो किसको खाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई शेर है, लायन है, अब ये खाएगा हिरन को, डियर को। अब डियर क्या खाता है, घास खाता है, यानी ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लायन भी तो आपका इन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, भले डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से तो है। अगर घास ही नहीं होगा तो डियर नहीं होंगे, डियर नहीं होगा तो लायन नहीं होगा। तो इसी कारण से प्लांट्स को जो है यहाँ पे उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो न्यूट्रिशन है वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जस्ट उसका उल्टा हो गया यहाँ पे, यानी कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उसको हम लोग परपोषी भोजन पोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वह परपोषी पोषण कहलाता है। और इसके अंतर्गत सभी जानवर आ जाएंगे, इंसान भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, फंजाई हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपका हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो आपका हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफिक में भी आएंगे, कुछ प्लांट्स आपका हेटेरोट्रॉफिक में भी आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा वीनस ट्रैप जो प्लांट्स होते हैं जो कीटाणुओं को पकड़ के खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने नाम सुना होगा अमरबेल का, कसकुट्टा का, वो सब क्या है, डिपेंड करता है, यानी कि वो किन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ छोटे छोटे जीवाणुओं के ऊपर या फिर छोटे छोटे कहा जाए तो कीटाणुओं के ऊपर। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे उन सभी प्लांट्स के बारे में, जो बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स में आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो कीटाणुओं को खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा को जो पकड़ के खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि हेटेरो का मतलब क्या होता है, अन्य, और ट्रोफोस का मतलब होता है यहाँ पे वही नरिशमेंट, यानी कि पोषण। ठीक है, तो वैसा पोषण जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रखता है या फिर दूसरों के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं उन्हीं को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। जो जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स में आपका कौन सा पोषण देखने को मिलता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका न्यूट्रिशन का नाम है। ठीक है, खाना
खाने का और उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस का नाम है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन जिस जिस जीव में ये वाला न्यूट्रिशन पाया जाता है उस जीव को हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स और एनिमल फॉर फूड। ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, या तो प्लांट्स के ऊपर या तो जानवर के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब डिटेल में हम लोग सभी चीज़ों को जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल से जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या हमें जानना है। जैसे कि सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा बनाने का, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ये सब क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किस प्रक्रिया के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है, फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को यहाँ पे कंबाइन किया जाता है या फिर लाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है। किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का उपयोग किया जाता है और इसके मदद से क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। किसके उपस्थिति में, तो सोलर एनर्जी की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पिगमेंट के उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज जैसे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। यह कार्य क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है, यानी कि हरित लवक द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का निर्माण क्यों कर रहे हैं प्लांट्स, क्योंकि यही तो आपका एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और आपको पता होगा कि जितने भी आपके संसार में जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और पोषक तत्व के बारे में आपको पता होगा, क्लास 6 में मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः आपका 5 पोषक तत्व होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है। ये सब आपके क्या थे, पोषक तत्व थे। इसके अलावा फैट आपका था। तो मुख्यतः 5 पोषक तत्व हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको ये पाँचों पोषक तत्व चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इनको चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट ये बनाएंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से और सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में। कहाँ पे बनता है, क्लोरोफिल के द्वारा जो है बनाया जाता है। और यही ग्लूकोज आपका एक तरह से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसका उपयोग फिर ये लोग क्या करेंगे, पोषक तत्व है, ये इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ मुख्य बिंदु है यहाँ पे कि इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अच्छा, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होता है, तब आपको यहाँ पे मुख्य बिंदु समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो वातावरण से, इन्वायरमेंट से। वाटर का उपयोग करते हैं और किसके उपस्थिति में, लाइट और क्लोरोफिल, इन दोनों के उपस्थिति में आपका जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है और H2O का निर्माण होता है, ठीक है। और काम की जो चीज़ है, मुख्य जो मेन प्रोडक्ट जो है वो है आपका ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका मेन प्रोडक्ट है और इसी का उपयोग प्लांट्स करते हैं। बाकी ये जो दोनों चीज़ है वो आपका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट है। जितना भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ना, छोटा से छोटा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मेन प्रोडक्ट है, कौन सा बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं रखिएगा तो फंस सकते हैं, सवालों को गलत कर सकते हैं। किताब में या बहुत सारे जगह पे आपको जो केमिकल रिएक्शन दे रखा होता है उसमें वाटर को गायब कर दिया जाता है। और यकीन मानिए कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका वाटर बनता है, तो बिल्कुल बनता है। लेकिन किताब में या फिर गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में वाटर को गायब कर दिया जाता है और स्टूडेंट फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते रह जाते हैं कि वाटर बनता है या फिर नहीं बनता है।
तो वाटर का यूज भी होता है और रिएक्शन के बाद, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद यहाँ पे वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता भी है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, C6H12O6। C क्या है? कार्बन है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। और कितना कितना अणु बनता है, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स बनता है, ये भी आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स बनता है, वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स बनता है, और वाटर यहाँ पे कितना चाहिए? तो 12 मॉलिक्यूल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 6 मॉलिक्यूल्स में चाहिए। तो हर चीज़ आपको, छोटा से छोटा सभी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है, बनने वाली ग्लूकोज आगे चलकर स्टार्च में बदल जाती है। ये जो ग्लूकोज होता है वो आगे चलकर स्टार्च में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के हरे भाग, मुख्यतः पत्तियों में हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जिस प्लांट्स में रहेगा वहीं पे आपका जो फोटोसिंथेसिस होगा। अतः पत्तियां पौधों की भोजन निर्माणशाला या फूड फैक्ट्री कहलाती है, ठीक है। पत्ता, देखिए खाना कहाँ पे बन रहा है? खाना आपका लीफ में बन रहा है, पत्ता में बन रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से कहते हैं, जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग किचन, ठीक है, प्लांट्स का किचन के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्लांट्स का किचन। चूँकि देखिए जहाँ पे खाना बनता है उसको हम लोग किचन कहते हैं। तो प्लांट्स जो खाना बनाता है वो कहाँ पे बनाता है? अपना पत्ता में बनाता है, उसका लीफ में बनता है। इसी कारण से लीफ को किचन भी कहा जाता है, किचन हाउस ऑफ प्लांट्स या फिर प्लांट्स का किचन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो किचन वर्ड जहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि लीफ के बारे में बात किया जा रहा है, और लीफ के अंतर्गत जो आपका क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो आपने समझ लिया कि क्या होता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन है, कुछ रिक्वायरमेंट है, आवश्यक शर्त है। तो ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर 4 थिंग्स टू प्रिपेयर फूड, यानी कि हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा चीज़? चारों का नाम याद रखिएगा। सनलाइट, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए। 4 चीज़, ठीक है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। चारों चीज़ यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। सनलाइट के बारे में जानते हैं। सनलाइट कहाँ से मिलेगा? तो नॉर्मल सी बात है, सूर्य पौधों को सौर ऊर्जा प्रदान करती है, सूर्य से मिलता है सनलाइट। यह सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो सोलर जो एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। हैंस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए सूर्य जो है ऊर्जा का परम स्रोत है, ठीक है। इसीलिए सूर्य को जो है ऊर्जा का यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं हरित लवक के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनल्स में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो आपके कोशिका से बने होते हैं, और कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। उन ऑर्गन्स में आपका क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका जो क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट देखने को मिलता है, और ये भी आपका जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसका क्या काम है? तो यह सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। पूछा जा सकता है क्लोरोफिल का क्या काम है? तो इसका काम है कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करना, या फिर सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, सौर ऊर्जा को ये अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, ठीक है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, भी इसको चाहिए। तो पौधे पत्तियों पर स्थित स्टोमाटा के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हमको मालूम है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है, उपलब्ध है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी तरह तरह के गैसेस हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? वहीं एटमॉस्फेयर से मिलेगा। कहाँ से लेते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि पत्ता जो होता है प्लांट्स का, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्र को हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं स्टोमाटा का काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसी के अंतर्गत, इसी के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। वाटर, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती है। अब जल कहाँ से मिलेगा? पौधा को तो पानी भी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो पानी इनको मिलता है रूट से। रूट का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। इन्हें जड़ों, तने और शाखाओं में फैली
नालिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि पानी को जो है वो जड़, तना और शाखाओं में जो भी वेसल्स रहते हैं उनके माध्यम से जो पत्ते तक पहुंचाया जाता है। तो ये था कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में। ये सभी चीज़ें होगी तभी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपका संपन्न होगा। अब देखिए, खाना आपका कहाँ पे बनेगा? प्लांट्स खाना बनाते हैं पत्ता में। तो पत्ता का क्या भूमिका है? तो पत्ता का भूमिका यही है कि पत्ता में होता है स्टोमाटा, यानी कि रंध्र, छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं जिनको हम लोग रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म छिद्र जो दो वृत्ताकार रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो स्टोमाटा होता है वो आपका 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल से जो है वो घिरा हुआ होता है। तो स्टोमाटा का आप लोग एक बार फिगर देख लीजिएगा, गूगल में जाके सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 2 जो है यहाँ पे गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं और उसका जो शेप होता है वो किडनी शेप का होता है। ठीक है, किडनी शेप का होता है, किडनी शेप का होता है और उसी से जो है वो घिरे हुए होते हैं। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब ये जो गार्ड सेल होते हैं उसका यहाँ पे काम होता है कि स्टोमाटा को कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, यानी कि जो छिद्र है ना पत्ता में उसको कब ओपन करना है, किस कब बंद करना है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करना। ठीक है, इन कोशिकाओं में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ये जो गार्ड सेल हैं इनमें भी आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तो पत्ता में जो आपका ये छोटे छोटे छिद्र थे इसका क्या काम है? तो इस छिद्र का काम क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है इसी छिद्र के माध्यम से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन करना, जल वाष्प का उत्सर्जन रंध्रों के माध्यम से होता है। आपको पता होगा कि प्लांट से भी जो है क्या होता है, पानी वाटर जो बाहर निकलता है और वो आपका वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो ये जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? इन्हीं छिद्र से निकलता है। ठीक है, तो 2 काम होता है स्टोमाटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपैरेशन। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब जानते हैं वेरीगेटेड लीव्स के बारे में, यानी कि विविध रंगी पत्तियां के बारे में। आपने विभिन्न तरह के पौधे देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे जिनकी जो पत्तियां होती है वो कोई और कलर का होता है। किन्हीं का पत्ता आप येलो कलर का देख सकते हैं, किन्हीं का पत्ता आप वाइट कलर का देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनका पत्ता जो वाइट कलर के होते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वाइट कलर का इनका पत्ता है या फिर कोई अन्य रंग का पत्ता है तो फिर ये लोग फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रीन पिगमेंट्स होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए तभी यहाँ पे होता है क्या, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जब यहाँ पे ग्रीन लिप्स ही नहीं है तो क्लोरोफिल कहाँ से होगा, और क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फिर वो लोग फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, या फिर खाना कैसे बनाते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बात कुछ ऐसा है कि विविध रंगी पत्तियां वे होती है जिनमें क्लोरोफिल के साथ साथ विभिन्न रंगों के रंगद्रव्य भी पाए जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा प्लांट्स देखा होगा जिसकी जो पत्तियां होती है वो ग्रीन नहीं होती है, किसी अन्य कलर की होती है, तो हम आपको बता दें कि एक्चुअल में उन पत्तियों में आपका ग्रीन पिगमेंट भी पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि किन्हीं अन्य रंग के कारण वो जो क्लोरोफिल है वो अंदर ढक जाता है। ठीक है, यानी कि अंदर में आपका क्लोरोफिल होता है, लेकिन जब किसी और रंग उसमें रहता है ना तो उस रंग के कारण उसके अंदर आपका जो क्लोरोफिल ढक जाता है। ठीक है, भले आपको बाहर से वो ग्रीन नहीं दिखेगा लेकिन अंदर में उसका क्लोरोफिल उपस्थित रहता है और उसी से जो है ये यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, इन पत्तियों का रंग लाल, पीला या भूरा दिखाई दे सकता है क्योंकि इनमें विभिन्न रंगों के रंगद्रव्य पाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इनमें जो है वो अनेक अनेक कलर का जो पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। लाल या भूरे रंग के रंगद्रव्य हरे रंग के क्लोरोफिल को ढक देते हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल होता है उसको ढक देता है, जिससे पत्तियां लाल या ब्राउन कलर की दिखाई देने लगती है। भले ही हरा रंग दिखाई ना दे परंतु इनमें क्लोरोफिल मौजूद रहता है, इसीलिए ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है। तो देखिए कितना सरल से आसान शब्दों में मैंने सभी चीज़ों को नोट्स में इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, नोट्स को आप स्वयं भी एक बार पढ़िएगा ना तो सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सभी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख के रखा हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि क्रोटन का प्लांट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है
तो यहाँ पे मैंने तो इसका इमेज लगाना यहाँ पे भूल गए हैं, लेकिन आप जो गूगल में एक बार सर्च करके देख लीजिएगा कि क्रोटन प्लांट कैसा होता है, अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इनकी जो पत्तियाँ होती है वो लाल, पीली और ग्रीन धारियों वाली होती है, परंतु फिर भी यह प्रकाश संश्लेषण जो वो कर सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने तो ये चीज़ जान लिया कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, प्लांट्स जो वो ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ग्लूकोज उनको मिल जा रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो वो उनको मिल जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या प्लांट्स को केवल कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, इसके अलावा तो और भी पोषक तत्व होते हैं ना, उसको भी चाहिए, प्रोटीन भी होता है। जिस तरह से हम लोग इंसान प्रोटीन चाहिए हम लोगों को, इस तरह से प्लांट्स को भी प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन फिर इनको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन तो आपका फोटोसिंथेसिस से नहीं बनता है, प्रोटीन इनको चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? तो देखिए प्रोटीन इनको कहाँ से मिलता है, तो मिट्टी से। ठीक है, कुछ मिट्टी में उपस्थित जीवाणु क्या करते हैं, वायवीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूपों में बदल देते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, वो आपका उसमें जो है कहा जाए तो प्रोटीन के अणु या एटम्स उसमें पाए जाते हैं, नाइट्रोजन। अच्छा, प्रोटीन क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्रोटीन जो बना होता है वो एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड से बना होता है, ये तो आप सुना होगा क्योंकि आपने 12th किया है भाई साइंस से। तो प्रोटीन जो वो एमिनो एसिड से बना होता है और एमिनो एसिड में होता है नाइट्रोजन। तो अगर इनको एमिनो एसिड बनाना है तो चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज कर सके। ठीक है, तो डायरेक्टली ये जो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं, इनको क्या चाहिए, नाइट्रेट्स चाहिए या नाइट्राइट्स चाहिए। ये नाइट्रोजन को केवल इसी फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, या तो नाइट्रोजन आपका नाइट्राइट्स के फॉर्म में रहेगा या नाइट्रेट्स के फॉर्म में रहेगा, तभी जो है वो इसका यूज कर सकते हैं। तो कुछ मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को घुलनशील रूपों में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। ठीक है, उस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता है, उसको क्या चाहिए, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए। तो ये काम कौन करेगा? तो ये जो काम है आपका जीवाणु करते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो प्लांट्स के जड़ों में पाए जाते हैं, और वही जीवाणु क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको जो है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में बदल देते हैं, और फिर जाके प्लांट्स जो है इसका उपयोग कर पाता है। ठीक है, तो पौधे जल के साथ इन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों को मिट्टी से अवशोषित करते हैं। तो मिट्टी में आपका क्या हुआ, ये सब मिला, अब मिट्टी से प्लांट्स क्या करेंगे, इसको अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसी का उपयोग करेंगे। किसान मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, ताकि पौधों को पर्याप्त नाइट्रोजन मिल सके। इस प्रकार पौधे प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं। तो इनको चाहिए था प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिला, मिट्टी से मिला, और मिट्टी में नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो मिट्टी में नाइट्रोजन जो है वो कुछ बैक्टीरिया जो थे वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में बदल के दे दिए। तो इस तरह से जो है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये आपका अतिरिक्त भोजन हो गया कार्बोहाइड्रेट के अलावा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल वाला जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेकिन आपको यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि प्लांट्स जो है वायुमंडल का नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, वो केवल उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये आपका क्या होता है, एक घुलनशील फॉर्म होता है, सॉल्युबल फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है वो आपका इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो इतना बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो गया। अब जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर वे डिपेंड रहते हैं। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, चूँकि ये पूरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए अब बात करेंगे कुछ ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पे भोजन को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पौधे मनुष्यों और जानवरों की तरह अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं।
इसीलिए ये पौधे हेटेरोट्रॉफिक पोषण का पालन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि मृतोपजीवी पोषण। अब ये क्या होता है, तो देखिए, वह पोषण जिसमें जीव यानी कि जिसमें पौधे मृत और सड़ते गले पदार्थों से घुले हुए रूप में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको तो चाहिए पोषक तत्व, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन इनको तो चाहिए पोषक तत्व ना। तो ये जो पोषक तत्व है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, मृत, कोई भी जीव जो है मृत सड़ते गले पदार्थों से, कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो है ये अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जो पौधे इस प्रकार का पोषण करते हैं उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में जैसे फंजाई हो गया, आपने मशरूम खाया होगा, ठीक है, मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता या खुखंडी के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या है, आपने देखा होगा कि हमेशा ये कीचड़ वाला जगह पे ही उगता है। ठीक है, जहाँ पे पूरा गंदगी हो वहीं पे उगता है। सड़ा गला लकड़ी है या फिर कोई सड़ा गला सामग्री के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, वही आपका सड़ते गलते पदार्थों से। तो ये सब आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, सेप्रोट्रॉफिक के अंतर्गत, और इसको भी हम लोग प्लांट्स के रूप में मानते हैं। तो जितने भी आपके फंजाई हैं, कवक हैं, वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये आपका मशरूम भी आपका एक तरह से कवक है। इसके अलावा देखें तो ब्रेड मोल्ड्स आपने देखा होगा, अगर आप घर में ब्रेड लाते हैं उसको कुछ दिनों तक रख देंगे तो उसमें जो कुछ अजीब टाइप का वाइट बन जाता है। ठीक है, वही आपका होता है ब्रेड मोल्ड्स, वो एक्चुअली फंजाई ही होता है। ठीक है, कवक या फफूंद के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, फफूंद। ये ब्रेड पर फैलने वाले रुई जैसे धागों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। ये पौधे सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं, जैसे कि आप मशरूम को ही देख लीजिए, इनमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं और कई बार पत्तियां बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा एग्जाम्पल आपका मशरूम ही है, इनमें पत्तियां आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। तो फंजाई आपका एग्जाम्पल है, फंजाई के अंतर्गत मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड्स हो गया। ठीक है, दूसरा जो न्यूट्रिशन है इसके अंतर्गत वो है आपका परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वह पोषण जिसमें एक पौधा किसी अन्य जीवित पौधे पर निर्भर रहता है। एक प्लांट है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये दूसरों का खाना लूट के खाएगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, उनके खाना को लूट के खाएंगे। तो देखिए ये आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आ जाएगा वैसे चीज़। अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, जैसे कि अमरबेल। ठीक है, अमरबेल, तो अमरबेल आपका जो है यहाँ पे अमरबेल एक पीली रंग की पतली धागेनुमा बेल होती है जो हरे पौधों के तनों की ओर चारों ओर लिपट जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा येलो कलर का एक जो है वो लत वाला पौधा, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाता है और उन्हीं से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, शायद मैंने जो है ना क्लास के स्टार्टिंग में अमरबेल का एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस में लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अमरबेल आपका इंसेक्टिवोरस नहीं है। ठीक है, शायद मिस्टेक से उस समय ध्यान नहीं होगा, लेकिन अभी शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि उस टाइम जो वो मैंने अमरबेल का एग्जाम्पल वहाँ पे ले लिया था, जो कि गलत होगा। अमरबेल आपका जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण, वह पोषण जिसमें एक पौधा किसी अन्य जीवित पौधे, ठीक है, पर निर्भर रहता है, उससे भोजन प्राप्त करता है, परजीवी भोजन कहलाता है, पोषण कहलाता है। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। ये पौधे अन्य हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जो पौधा भोजन प्राप्त करता है उसे पैरासाइट के नाम से जानते हैं और जिससे भोजन प्राप्त करेगा उसको होस्ट के नाम से जानेंगे, यानी कि आश्रय के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल है आपका अमरबेल, जिसको हम लोग कस्कुटा के नाम से जानते हैं। तो अमरबेल एक पीले रंग की पतली धागेनुमा बेल होती है, लत टाइप का होता है, जो हरे पौधों के तनों के चारों ओर लिपट जाती है। यह अपने आश्रयी पौधों से पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो गांव वगैरह में भी आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर जो वो एक येलो टाइप का लत चढ़ जाता है, तो वो आपका अमरबेल होता है। इसके अलावा रेफ्लेसिया देख सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट्स है। ठीक है, पुष्पीय पौधा है। रेफ्लेसिया एक पुष्पीय परजीवी पौधा है जो विश्व का सबसे बड़ा फूल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, आपका दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखिए इंसेक्टिवोरस यानी कि कीटभक्षी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं। जो वे पौधे जो कीटों को फंसाकर पचाते हैं
और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा पिक्चर प्लांट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, पिक्चर प्लांट। और देखिए इनका नाम याद रखिएगा, पिक्चर प्लांट को ही यहाँ पे हम लोग नेफेंथीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेफेंथीज के नाम से जानेंगे। ये नाम कई बार पूछ लिया गया है कि नेफेंथीज क्या है, तो पिक्चर प्लांट्स को ही हम लोग नेफेंथीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिक्चर पौधा एक कीटभक्षी पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इसकी पत्ती का एक भाग घड़े के आकार का रूपांतरित हो जाता है। पत्ती का ऊपरी सिरा एक ढक्कन का रूप ले लेता है जो घड़े के मुख को बंद करता है। जब कोई कीट घड़े के अंदर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है जिससे कीट अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि एक थैला टाइप का जो संरचना आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस पौधा में। ठीक है, कोई भी कीट यहाँ पे बैठता है तो ये इसको जो अपने अंदर ले लेता है और उसको खा के पचा देता है। तो ये आपका पिक्चर प्लांट का कंडीशन है। जब कोई कीट घड़े के अंदर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है जिससे कीट अंदर फंस जाता है। घड़े के अंदर की दीवारों पर बाल जैसे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कीट को बाहर निकलने नहीं देते। पौधा घड़े के भीतर पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस निकालता है जिससे फंसे हुए कीट का पाचन होता है। पौधा पचे हुए कीट से पोषक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानकारी हो गई। यहाँ पे पिक्चर जो है मैंने ऐड करना यहाँ पे भूल गए हैं। ठीक है, तो जब हम इस पीडीएफ को देंगे तो उस टाइम जो इस नोट्स में आपका पिक्चर भी ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसके बारे में जो बात कही जा रही है, पिक्चर प्लांट्स का फोटो किस टाइप का होता है। ठीक है, वो आपके लिए और भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है सिम्बियोसिस, सहजीविता, यानी कि साथ साथ जीवन बिताना। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, दो जीव या दो प्लांट्स जो आपस में जो वो साझा करते हैं जीवन को। जैसे देखिए कुछ जीव एक साथ रहते हैं जो आश्रय तथा पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। ठीक है, शेल्टर तथा पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। एक दूसरा जीव को आश्रय देगा तो दूसरा इसको पोषक तत्व देगा। इस प्रकार के संबंध को सहजीविता यानी कि सिम्बियोसिस कहा जाता है। इस संबंध में दोनों जीव एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। दो एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है जो कि आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है और यहाँ से कई बार सवाल जो देखने को मिला है। पहला है लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक दोनों के साथ रहने से बनता है। ठीक है, लाइकेन शैवाल और कवक दोनों के साथ रहने से बनता है। कवक शैवाल को आश्रय देता है, जल एवं खनिज प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक को देता है। तो देखिए लाइकेन क्या है, लाइकेन में आपका दो चीज रहता है, एक शैवाल रहता है और एक कवक रहता है। ठीक है, अब ये दोनों कैसे जीवन यापन करेंगे, तो शैवाल देखिए शैवाल का क्या काम है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाकर कवक को देता है। और कवक क्या करते हैं, कवक तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक क्लोरोफिल नहीं होता है कवक में, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो इसी कारण से भोजन के लिए ये डिपेंड रहेंगे शैवाल के ऊपर। और शैवाल अपना भोजन बना सकते हैं लेकिन ये इनके पास क्या नहीं होता, इनके पास आश्रय नहीं होता है। तो इसी कारण से आश्रय देने का काम कौन करेगा, कवक करेगा। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है और इसके बदले शैवाल जो वो इसको खाना बना के देता है। ठीक है, इस तरह से दोनों जो जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार से दोनों जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं और अकेले जीवित नहीं रह सकते। तो इसी टाइप्स के रिलेशन को हम लोग सिम्बियोसिस के नाम से जानते हैं, सहजीविता के नाम से जानते हैं। इसी तरह से मैंने आपको अभी बताया था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ जीवाणु पाए जाता है। तो एक है राइजोबियम। ठीक है, तो जितने भी दलहन वाले पौधे आप देखेंगे, लेगुमिनस प्लांट देखेंगे, तो उनके जड़ों में आपको जो है वो राइजोबियम देखने को मिलता है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु। पौधे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, केवल वह जो है उनके सॉल्युबल फॉर्म को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो राइजोबियम जो जीवाणु है ना, इनका काम ही है कि इन्वायरमेंट से उस नाइट्रोजन को लेना और उसको सॉल्युबल फॉर्म में बदल देना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स सच एज ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, यानी कि जो भी दलहन पौधे होते हैं इनके आपके गांठों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जड़ जो होता है ना, इन पौधों का जड़, उनमें छोटे छोटे गांठ होते हैं और इन्हीं गांठों में जो ये वाला राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया या नाइट्राइट हो गया, जिसका जो प्लांट्स यूज करते हैं। इन रिटर्न
अब इनके परिणाम स्वरूप इनको क्या मिलता है, तो प्लांट्स जो है वो इसको शेल्टर देता है, आवास देता है, भोजन देता है टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो देखिए जीवाणु क्या काम कर रहा है, जीवाणु जो है वो इसको नाइट्रोजन दे रहा है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और बदले में इसको क्या मिल रहा है, आवास मिल रहा है, ठीक है, आश्रय मिल रहा है और भोजन मिल रहा है। तो इस तरह से जो है वो दोनों पौधे यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। तो इसी टाइप्स के रिलेशन को सिम्बियोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये था आपका आज के इस क्लास का थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ें आपको बताई गई होगी वो सभी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी कोई डाउट होगा तो इस नोट्स को ज़्यादा नहीं बस 2 बार, ठीक है, 2 बार अपने से पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान लैंग्वेज में सभी चीज़ें समझाई गई है और इसमें आपका जो है वो पिक्चर वगैरह भी और ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको और भी फिगर के माध्यम से समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए अब चलते हैं एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं कि इस चैप्टर से कितना एमसीक्यू प्रश्न पूछा गया है और किस टाइप के सवाल जो वो पहले आए हैं। तो केवल यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बता देंगे जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। तो देखिए पहला सवाल है, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधों के साथ संबंध कहलाता है। तो लास्ट वाले टॉपिक में ही मैंने आपको समझाया था कि क्या हो जाएगा, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीविता या सहजीवी संबंध आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2023 में आपका पूछा गया था, ठीक है। तो अगर थ्योरी को आपने ना सभी कंप्लीट थ्योरी को देखा होगा, अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, तो सभी सवाल जो आपको आसान लगने वाले हैं, आसानी से आप सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा। बहुत सारे इनको जो छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया, यानी कि उनका ऑब्जर्वेशन किया, इनको दिखाई दिया कि पत्ता का जो निचली सतह है ना उसमें बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पोर्स देखने को मिले हैं। तो इनका क्या, इनको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो बार बार मैंने आपको बताया कि पौधे में जो छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं पत्ते में, उनको हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं, रंध्र के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका रंध्र सही हो जाएगा, ठीक है। मिडरिब क्या होता है, मिडरिब के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास 6 के प्लांट्स वाला चैप्टर में कि ये जो बीच में जो रेखा जाती है ना उसी को मिडरिब के नाम से जानते हैं। वेन क्या होती है कि पत्ता आपने देखा, मिडरिब गया, मिडरिब के साइड साइड जो रेखाएं जाती है उसको हम लोग वेन के नाम से जानते हैं, सिरा के नाम से जानते हैं। और पूरा पत्ता का जो ये पूरा ब्रॉड वाला जो पार्ट है ना, पूरा ब्रॉड वाला पार्ट, चौड़ा वाला पार्ट, उसी को लेमिना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया छोटे छोटे छिद्र जो कि आपका स्टोमाटा के नाम से जाना जाएगा, 2023 में पूछा गया सवाल था। अब देखिए, पिक्चर प्लांट कीटों को फंसा लेता है, बिल्कुल सही बात है, पिक्चर प्लांट जो है वो कीटों को फंसा लेता है। पिक्चर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता। देखिए इसके बारे में मैंने क्लास में बात नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे समझा देते हैं। पिक्चर जो प्लांट होता है ना, इनके पास क्लोरोफिल होता है। अब सवाल है कि अगर क्लोरोफिल होता है तो कीटों को क्यों फंसाता है। तो देखिए कीटों को जो फंसाता है ये, तो कीटों को फंसाने का जो मुख्य रीजन है वो है नाइट्रोजन प्राप्त करना, ठीक है। नाइट्रोजन भी चाहिए इसको, पोषक तत्व के रूप में इनको चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन को ही लेने के लिए ये कीटों को फंसाता है और कीटों से इसको नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन इनके पास ग्रीन लीफ भी होता है, कहा जाए तो क्लोरोफिल इनके पास होता है, पिक्चर प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से एसर्शन तो आपका सही है, लेकिन आर जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, रीजन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। पिक्चर प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन भी स्वयं बना सकते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन को केवल, मतलब कि केवल जो है वो कीटों को नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए जो फंसाते हैं। एक्स कोई पौधा है जो ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ विषमपोषी भी है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पिक्चर जो प्लांट है वो आपका ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। तो अपवाद वाला केस है, ये एक्सेप्शन वाला केस है, याद रखिएगा। पिक्चर प्लांट आपका सही हो जाएगा। 2 बार देखिए सवाल सेम टाइप का है, अलग अलग टाइम पूछा गया, ये भी आपका 2023 में पूछा गया था, ठीक है। अगला है 2022 में पूछा गया सवाल था, स्वपोषी, प्राणी समपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, सभी के बारे में डील किया मैंने। स्वपोषी किसको कहेंगे,
तो स्वपोषक के अंतर्गत देखिए क्या मशरूम आ जाएगा। देखिए मशरूम किस में आ जा रहा था, मशरूम आपका सेप्रोफाइट था, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में देखने को मिल रहा था, ठीक है, जो कि सड़े गले चीज़ों के ऊपर डिपेंड थे। और वो एक तरह से क्या था आपका मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक, यानी कि डी का आपका 1 हो गया, डी का आपका क्या हो गया, डी का 1 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं डी का 1 हो गया। उसके अलावा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए कसकुट्टा के बारे में आपको पता है, कसकुट्टा क्या है आपका पैरासाइटिक है, परजीवी है, यानी कि दूसरे पौधों के ऊपर ये डिपेंड रहता है, तो सी का हो जाएगा 4। तो जिसका जिसका आपको पता है ना उसको आप मिला लीजिए, जिसका जिसका दिमाग में आ रहा है उसको मिला सकते हैं, अपने आप जवाब जो आपके पास आ जाएगा। अब ऑटोट्रॉफिक में देखा जाए तो ऑटोट्रॉफिक का अगर आप निकालिएगा, देखिए अमरबेल का तो काम हो गया, ठीक है, मशरूम का भी काम हो गया। अब बच गया अमीबा और सेवाल, तो ये जो सेवाल है वो आपका ऑटोट्रॉफिक में आ जाएगा, ठीक है, सेवाल आपका जो ऑटोट्रॉफिक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेवाल के पास होती है क्लोरोफिल और ये खाना बनाता है, तो ए का हो जाएगा 3। अब जो बच गया बी, तो बी का जो बच गया वही हो जाएगा 2, यानी कि होलोजोइक में आपका अमीबा आ जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन को मिलाते हैं, ए का 3 है, बी का 2 है, 3 और 2, देखिए 3 और 2, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, ए वाला ही ऑप्शन आपका सही निकल गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए सवाल एग्जाम में ना कैसे डील किया जाता है, अगर कभी कभी आपके सामने इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा जिसमें से आपको सभी ऑप्शन के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का उपयोग कीजिए, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको केवल 2 ही चीज़ों के बारे में पता होगा, तो उन्हीं 2 चीज़ों के माध्यम से आप यहाँ पे जवाब को ढूंढ सकते थे। जैसे कि मान लीजिए ए के बारे में केवल पता होगा तो 3 वाला मैच करते, तो देखिए 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाता, बी वाला और डी वाला ऐसे ही कट जाता। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन को आउट करना होगा, तभी आप सही जवाब कर पाएंगे, और हमेशा ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इसी कारण से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का उपयोग जरूर कीजिएगा, इसी के माध्यम से आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप से प्राप्त करते हैं। पूरे क्लास के दौरान मैंने आपको समझाया कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, वह या तो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करेगा या नाइट्राइट्स के फॉर्म में यूज करेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 2022 में पूछा गया सवाल था। देखिए अगला सवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल सही बात है, केमिकल जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदलती है, ऐसा मैंने आपको बताया। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, जल का उपयोग होता है। तीसरा पूछा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, नहीं, CO2 रिलीज नहीं होती है, CO2 का यूज होता है, ये गलत हो गया। 4 है आपका प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है, तो CO2 का यूज जो तो होता है और O2 निकलती है, ये बात सही है, 4 भी आपका सही है। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों समयों पर होती है, गलत बात। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सन कब निकलता है, दिन में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन कौन सा सही है, 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जितना भी जानकारी आपको दी जा रही है बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने सुना होगा वो लोग आसानी से यहाँ पे जवाब दे पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं सुना होगा तो नहीं दे पा रहे होंगे। इतना बेहतर तरीका से आपको कोई भी नहीं बताएगा और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ डील करेगा, ठीक है। तो फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, आप लोग बस तैयारी कीजिए, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए, प्रयास कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोग सीटेट क्लियर कर लें। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है। अब ये सवाल को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो आपका केवल दिन में होता है, क्यों, क्योंकि खाना बनाने के लिए इसको चाहिए सनलाइट, और जो कि केवल आपका दिन में मिलेगा, तो खाना तो आपका दिन में बनेगा। लेकिन जो श्वसन का जो प्रोसेस है वो आपका दिन और रात दोनों होता है। जिस तरह से हम लोग इंसान में या फिर जानवर में सांस लेने के जो प्रोसेस है वो आपका दिन और रात 24 घंटा चलते रहता है, तो प्लांट्स में भी जो श्वसन है वो आपका दिन और रात चलते रहेगा, लेकिन खाना केवल और केवल दिन में बनेगा, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन को देखिए,
दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती है। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण तो दिन के समय होता है, लेकिन श्वसन तो आपका दिन के साथ साथ रात में भी तो होता है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे लिख क्या दिया है, दोनों क्रियाएं पौधों में दिन के समय होती है। रात के समय भी आपका होता है क्या, श्वसन। श्वसन जो है वो रात के समय होता है। तो पूरा जो है यहाँ पे ये नहीं दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ये बात तो सही है, लेकिन श्वसन के बारे में दे रखा है कि केवल रात में। तो रात में नहीं, ये दिन में भी होता है, रात और दिन दोनों होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी देखिए, श्वसन रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन का समय होता है। ये पूरा एक्यूरेट ऑप्शन है, सही है। दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती है। देखिए, दोनों क्रियाएं जो है वो रात और दिन नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होता है, ठीक है, वो रात में नहीं होती है। तो चारों में से सही जो है सबसे ज़्यादा वो एक्यूरेट आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 9 है आपका, निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों की पौधों में उनकी वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को यहाँ पे क्या चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए या फिर कॉपर चाहिए। तो कॉपर चाहिए, ठीक है। कॉपर यहाँ पे इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने क्लास में जिक्र नहीं किया था, लेकिन कॉपर जो है इसको सही माना जाता है। कॉपर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2019 का सवाल है आपका, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन कौन भोजन बना सकता है। राइजोबियम नहीं, ये तो सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। वायरस नहीं, अलगी बिल्कुल सही है। सेवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। फंगस जो है आपका नहीं बनाता है, ठीक है, ये आपका हेटेरोट्रॉफिक में आ जाता है। तो ये आपका सेवाल जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, रह सकते हैं, रात को तो रहते ही रहते हैं। पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, नहीं, पौधों को जो है वो श्वसन दिन रात 24 घंटा चाहिए होता है। तो ये तो आपका गलत है। जैसे इंसान या कोई जानवर क्या सांस के बिना जीवित रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो ये तो आपका गलत दे रखा है। पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों चाहिए। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाले समक्षणिक एक ही समय पर होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो दिन के समय आपका जो वो दोनों साथ में होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ए सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी सही है, यानी कि कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे देखिए, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी कि खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है, यानी कि सक्शन पुल जो है वो यहाँ पे काम करता है। तो ये आपका एब्जॉर्वेशन अवशोषण के माध्यम से काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन अवशोषण। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि प्लांट्स के जिस जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। मुख्यतः आपका पत्तियों में ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स अपवाद के केस में ऐसे भी आते हैं जिनमें तना वगैरह में भी जो फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, यानी कि तना वगैरह में क्लोरोफिल देखने को मिलता है और उसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये आपका गलत हो जाएगा। और एग्जाम में जो है ना अधिकांश आपको अपवाद वाले सवाल ही देखने को मिलते हैं, अपवाद टाइप का, एक्सेप्शन टाइप का। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स के विभिन्न भागों में फोटोसिंथेसिस हो सकता है जहाँ जहाँ पे आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी रंगों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, सभी रंगों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती है, इसके पीछे वजह ये है कि इन रंगों के नीचे जो है आपका ग्रीन कलर का लीफ रहता है, ग्रीन कलर पाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। और वेरीगेटेड लीव्स वाले टॉपिक्स में मैंने आपको समझाया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। पौधे क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर सकते नहीं, क्लोरोफिल के बिना जो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। केवल हरी पत्तियां वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। दूसरे कलर के पौधे भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण करते थे, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता था, हालांकि वो क्या होता था, ढक जाता था, ठीक है, रंगीन पत्तियों से ढक जाता था।
तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, और ये आपका होमवर्क का सवाल है, ठीक है। ये भी आपका पिछले वर्ष में पूछा गया सवाल है, डेट को मेंशन नहीं किया गया है किसी कारणवश, लेकिन ये पिछले वर्ष में पूछा गया सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब मैंने जो दे रखा है, ठीक है, यानी कि थ्योरी वाले क्लासेस में समझा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। राइजोबियम के बारे में बताया था, फलीदार पादपों की जड़, परजीवी, विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, लेगुमिनस प्लांट, सिम्बियोटिक स्टीम नोड्यूल, रूट नोड्यूल्स, इंसेक्टिवोरस, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स, लेगुमिनस प्लांट्स। तो कौन से ग्रुप के साथ ये मैच खाएगा, इसको यहाँ पे टिक करना है, आपको जवाब देना है। होमवर्क का सवाल है, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी आज के क्लास में आपको जानकारी दी गई वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो यकीन मानिए जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो यहाँ से आपको सवाल ज़रूर और ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस समय याद कीजिएगा कि हाँ, इन प्रश्न को जो हमने पढ़ा था आरकेएम एकेडमी के चैनल के माध्यम से। तो इसी कारण से जितना यहाँ पे क्लासेस अपलोड की जा रही है, आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू बेसिस पे देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए जितना भी चीज़ें एनसीईआरटी किताब में दे रखी है वो सभी चीज़ें तो हम आपको दे ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई और क्या कर सकता है। कहीं भी आप पढ़िएगा यही चीज़ करवाई जाएगी, एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ाया जाएगा, उसी का नोट्स दिया जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम क्लियर करने का मूल मंत्र है। आपके पास अगर सॉल्व्ड पेपर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। जितना प्रश्न सॉल्व कीजिएगा उतना नया नया कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा और आप जो भी एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लासेस पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए होंगे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मालूम होगा कि सीटेट की तैयारी के लिए प्राइवेट ग्रुप भी बनाया गया है, जहाँ पे आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं और अच्छा प्रदर्शन जो है वो वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।